हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने कीट परागित पुष्पों के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वायु परागण होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। वायु परागण को हम क्या कहते हैं? एनीमोफिली भी कहते हैं। एनीमोफिली, वायु परागण को हम एनीमोफिली भी कहते हैं। तो वायु परागण अर्थात ऐसा परपरागण जो वायु के माध्यम से संपन्न हो। ऐसा परपरागण जो वायु के माध्यम से संपन्न हो, वायु परागण कहलाता है। डेफिनेशन ये रही। अब वायु परागण अगर पौधे में हो रहा है या पुष्पों में हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो उन्हें वायु के लिए या वायु परागण के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो प्रायः छोटे होते हैं। वायु परागित पुष्प क्या होते हैं? प्रायः छोटे होते हैं। वह समूहीकरण से निश्चित रूप से इन्हें क्या होता है? लाभ मिलता है। यानी वायु परागित कीट परागित पुष्प में आपको क्या बताया गया कि कीट परागित पुष्प प्रायः बड़े होते हैं या समूहों में पाए जाते हैं। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो प्रायः छोटे होते हैं तथा अगर वो मान लेते हैं समूह में भी हैं तो उन्हें लाभ उससे होता है, उससे उनको हानि नहीं होने वाली, क्योंकि वायु है। अब वायु का तो कोई ऐसा कोई किसी से बैर है नहीं, किसी झगड़ा तो है नहीं कि वायु अगर चलेगी तो किसी विशेष पुष्प पर ही पड़ेगी। ये बिल्कुल नहीं है। वायु अगर चल रही है तो वो सबके पास पहुंचेगी, अर्थात हर एक पुष्प के पास से होकर के वायु गुजरेगी। तो पुष्प का बड़ा होना, उसका आकर्षक होना, ये कोई जरूरी नहीं होता है वायु परागण में। इसलिए पहला आपको बताया गया कि वायु परागित पुष्प प्रायः क्या होते हैं? छोटे होते हैं तथा समूहीकरण से निश्चित रूप से उन्हें क्या होता है? लाभ मिलता है। यानी अगर वे समूह में हैं तो निश्चित रूप से उन्हें क्या होता है? लाभ मिलता है। क्योंकि वायु जब वो समूह में रहेंगे तो ढेर सारे परागकणों का निर्माण करेंगे। ढेर सारे परागकणों का निर्माण करेंगे तो वो वायु के माध्यम में आकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके अर्थात अपने पुष्प के परागकोश से निकल करके अपने ही जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प के उत्तकाल पर पहुंच जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा परागकण बनेंगे। दूसरा आपका है कि वायु परागित पुष्प प्रायः अनाकर्षक होते हैं। अनाकर्षक होने का मतलब क्या होता है? अनअट्रैक्टिव होते हैं। मतलब उनमें किसी भी प्रकार का जो आकर्षण होता है वो नहीं होता है। जैसे पंखुड़ियों का रंगीन होना, वो बाह्यदल का रंगीन होना या बाह्यदल का बड़ा होना, पंखुड़ियों का बड़ा होना या पुष्प का बड़ा होना, ऐसा कोई भी आकर्षण उसमें नहीं होता है। गंध का स्राव होना या मकरंद का स्राव होना, ये सभी ये अनाकर्षक होते हैं। यानी कि गंध हुआ, मकरंद हुआ, रंग हुआ, इन सभी से क्या होते हैं? विहीन होते हैं। जरूरी भी नहीं होता है, क्योंकि वायु परागित पुष्प सीधा है कि वायु के माध्यम से उसमें परागण होना है। तो चाहे वो पौधा रंगीन हो, चाहे वो पुष्प रंगीन हो, चाहे वो किसी विशेष प्रकार के मकरंद का स्राव कर रहा है, मीठे रस का स्राव कर रहा हो, या चाहे वो उसकी गंध बहुत ही अद्भुत हो या बहुत ही विशेष हो, इससे वायु को कुछ लेना देना नहीं होता है। वायु अगर प्रवाहित हो रही है, चल रही है, तो पुष्प पर पहुंचेगी। तो इसलिए बताया गया कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? अनाकर्षक होते हैं। अर्थात ये रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन इत्यादि होते हैं। इनके दल कोई जरूरी नहीं होता है कि दल चाहे रंगीन हो चाहे रंगहीन हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है और जरूरी भी नहीं होता है। जब वायु के माध्यम से परागण हो तो पुष्पों में ऐसे आकर्षण की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा है, तीसरा कि वायु परागित पुष्पों में दल, बाह्यदल व अन्य पुष्पांग अधिक छोटे तथा कभी कभी अनुपस्थित होते हैं।
वायु परागित पुष्पों में जो बाह्य दल पुंज होता है, अर्थात बाह्य दल पुंज अर्थात जो उसकी एक इकाई है दल, ये सभी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, अथवा कभी कभी ये क्या होते हैं, अनुपस्थित भी होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, अत्यंत छोटे, कभी कभी बहुत कम, या कभी कभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, इनके अनुपस्थित होने का क्या कारण होता है? इससे क्या वायु परागित पुष्पों को इससे क्या लाभ मिल जाता है? लाभ मिलता है जब पुष्पीय उपांग बहुत कम हो या छोटे हो या अनुपस्थित हो, तो परागकण बिना किसी अवरोध के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। नहीं तो अगर ये बड़े होंगे, पुष्प क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा बड़े होने से भी उनको समस्या होने लगती है। अगर हम देखें कि पुष्प क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बड़े होने से उनको भी क्या होती है, समस्या होने लगती है। इनके पंखुड़ियां बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, या इनके जो भी आपके बाह्यदल पुंज हुए, ये सब बहुत ज्यादा क्या हो गए, बड़े हो गए, या जो भी अन्य उपांग हो वो भी बहुत ज्यादा बड़े हो गए। तो क्या हुआ, परागकोश से वायु के माध्यम से निकलना है परागकणों को, परागकण से निकले तो परागकण क्या हुए, वायु के संपर्क में आए नहीं, क्या हुआ, उन्हीं की जो बड़ी संरचनाएं हैं, चाहे बाह्य पुंज हो चाहे दल पुंज हो, उसी में वो जाकर के उलझ जाते हैं, अर्थात वहीं रह जाते हैं, फिर अंततः वो नष्ट हो जाते हैं, परागण नहीं हो पाता है। तो वायु परागित पुष्पों में जो पुष्पीय उपांग होते हैं वो छोटे होते हैं, कभी कभी तो अनुपस्थित होते हैं। ऐसा होने से जो परागकण होते हैं वो परागकोश से निकल करके बहुत ही आसानी से बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य स्थान अर्थात उसी जात के पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता है। अगला कि वायु परागित पुष्पों के पुंकेसरों के पुंतंत्र जो होते हैं, फिलामेंट जो उसके होता है, वायु परागित पुष्पों के पुंकेसरों के पुंतंत्र लंबे होते हैं, यानी ये जो पुंतंत्र उसका होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। पुंतंत्र के लंबे होने से फायदा ये होता है कि ये जो परागकोश होगा वो बिल्कुल मुक्त अवस्था में ऊपर की ओर होगा, यानी आसानी से वायु वहां तक पहुंच सकती है। तो वायु परागित पुष्पों के पुंतंत्र क्या होते, पुष्पों के पुंकेसरों के पुंतंत्र क्या होते हैं, लंबे होते हैं। लंबे होने से परागकोश हमेशा वायु के संपर्क में ही बना रहता है और आसानी से उसमें वायु परागण हो जाता है। और वो क्या होते हैं, अनावृत होते हैं। अनावृत होने का मतलब कोई विशेष आवरण उनके चारों ओर नहीं होता है, कोई विशेष कवरिंग जिसे हम कहते हैं उनके चारों ओर नहीं होती है। तो बिल्कुल वायु के संपर्क में ही वो बने रहते हैं, वायु आसानी से इनको टच करती है और जो भी परागकण इससे मुक्त होते हैं उनको लेकर के इनके गंतव्य स्थान अर्थात पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचा देती है। तो ये हुआ। और ये मुक्त डोली भी होते हैं। मुक्त डोली होने का मतलब क्या होता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर ऐसे हिलते डुलते रहते हैं। वायु परागित पुष्पों के पुंकेसरों के जो पुंतंत्र होते हैं वो प्रायः लंबे होते हैं तथा वो अनावृत होते हैं, अर्थात उनके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, बिल्कुल एक्सपोज, बिल्कुल खुले हुए होते हैं और ऊपर ही रहते हैं कि वायु आसानी से वो वायु के संपर्क में आसानी से आ सके और वायु परागण हो सके। वो मुक्त डोली होते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, जैसे गेहूं में होता है। गेहूं में भी ऐसे ही पुष्प पाए जाते हैं कि मतलब उसमें भी क्या होता है, वायु परागण होता है। आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि गेहूं में किस प्रकार वायु परागण होता है। अगला आपका है कि परागकणों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है क्योंकि वायु में ज्यादा से ज्यादा परागकणों के हानि होने का खतरा या नुकसान होने का या क्षति होने का खतरा रहता है। क्योंकि परागण क्या हो रहा है, वायु के माध्यम से हो रहा है। अगर परागकण परागकोश में अत्यधिक मात्रा में नहीं बनेंगे तो क्या होता है कि वायु एक परागकोशों पर लगी, वहां से परागकणों को ली, परागकणों को लेने के पश्चात वो जब जा रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो पौधा है उस जाति का वो बिल्कुल बहुत नजदीक है, वो दूर भी हो सकता है। तो उसके उस स्थान तक पहुंचने में अधिकांश परागकण तो क्या होते हैं, नीचे ही गिर जाते हैं या इधर उधर गिर जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि वायु परागित पुष्पों में परागकणों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बने।
अर्थात वायु परागित पुष्पों में जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में क्या होते हैं, बनते हैं। क्योंकि वायु के माध्यम में परागकणों की अत्यधिक क्या हो जाती है, हानि भी हो जाती है। यानी ज्यादा से ज्यादा परागकण इधर उधर गिर करके नष्ट हो जाते हैं, वो बेकार ही रहते हैं। अगला आपका है परागकण छोटे, ना चिपकने वाले, हल्के, शुष्क व जलरोधी होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वायु परागित पुष्पों की, जो उसमें परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, ना चिपकने वाले होते हैं, हल्के, बिल्कुल लाइट, हल्के होते हैं, शुष्क ड्राई, और क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, जलरोधी, वाटर रेजिस्टेंस या फिर क्या कहते हैं, जलरोधी होते हैं। ऐसे परागकणों के छोटे होने से या ना चिपकने वाले होने से, हल्के होने से, शुष्क व जलरोधी होने से क्या लाभ होता है कि परागकण जब छोटे होंगे, हल्के होंगे, शुष्क होंगे, शुष्क मतलब बिल्कुल ड्राई, सूखे हुए, जलरोधी होंगे अर्थात जल को ना ग्रहण करने वाले होंगे, तो वो बहुत आसानी से वायु के संपर्क में आकर के उड़ सकते हैं और अपने उचित स्थान पर, यानी जहां जिस वर्तिकाक पर उन्हें पहुंचना है वहां वो पहुंच सकते हैं। तो ये वायु परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं। अर्थात वायु परागण हो रहा है तो जिन पुष्पों में हो रहा है उनमें ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो प्रायः छोटे होते हैं, समूहीकरण से निश्चित रूप से इन्हें क्या होता है, लाभ मिलता है। वायु परागित पुष्प प्रायः अनाकर्षक होते हैं। मैंने बताया कि आकर्षण की कोई जरूरत नहीं है, वायु के माध्यम से अगर परागण हो रहा है तो चाहे कोई अनाकर्षक हो चाहे आकर्षक हो, उससे इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। अर्थात कि उनमें जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो रंगहीन होती हैं, वो गंधहीन होते हैं तथा मकरंदहीन होते हैं। वायु परागित पुष्पों के दल, बाह्य दल व अन्य पुष्पीय उपांग जो होते हैं छोटे होते हैं। मैंने बताया इससे लाभ मिलता है, इससे यह लाभ मिलता है कि परागकण परागकोश से निकलते हैं और निकल करके बिना किसी अवरोध के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। वायु परागित पुष्पों के पुंकेसरों के पुंतंत्र लंबे होते हैं तथा वो अनावृत होते हैं एवं परागकोश मुक्तडोली होते हैं। पुंकेसरों के पुंतंत्र के लंबे होने से क्या होता है, जब पुंतंत्र लंबा होगा तो जो परागकोश होगा अधिक ऊंचाई पर होगा, अधिक ऊंचाई पर होना यानी कि ज्यादा वो वायु के संपर्क में होगा, यानी आसानी से वायु वहां तक पहुंचेगी और वायु परागण की क्रिया को क्या करेगी, संपन्न करेगी, जैसे गेहूं में होता है। इस प्रकार से परागकणों का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, यहां कह सकते हैं परागकणों का निर्माण अधिक संख्या में होता है। परागकणों का जो निर्माण होता है क्या होता है, अधिक संख्या में होता है। अधिक संख्या में परागकणों का निर्माण वायु परागित पुष्पों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परागकण वायु के माध्यम में इधर उधर नष्ट हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि परागकोश में ज्यादा से ज्यादा परागकणों का निर्माण हो, जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो पाए। अगला और महत्वपूर्ण लक्षण या महत्वपूर्ण विशेषता है वायु परागित पुष्पों की, कि उनमें जो परागकण बनते हैं वो छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं, वो हल्के होते हैं, ना चिपकने वाले होते हैं, शुष्क होते हैं, वह जलरोधी होते हैं, जिससे कि वह वायु के संपर्क में आने पर आसानी से उड़ सकें और किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाक तक आसानी से पहुंच सके और वायु परागण की क्रिया को क्या कर सकें, संपन्न कर सकें। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सभी जल परागण और जंतु परागण जो आपका बाकी है, अगली वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।